गुड़गांव दिल्ली से क्लोज होने के बावजूद एक समय यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं था। जंगल और सुनसान सड़कें गुड़गांव की पहचान बन चुकी थी। सूरज ढलने के बाद लोग यहाँ जाने तक से डरते थे। दिल्ली बॉर्डर से आगे जाना हो तो आपको 2 गुना किराया देना पड़ता था। उस समय किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि गुड़गांव जैसे जगह पर आज 100 करोड़ का अपार्टमेंट भी बेचा जाएगा, लेकिन एक इंसान की वजह से ये सब पॉसिबल हो गया। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ केपी सिंह का। केपी सिंह ने सोचा था गुड़गांव को एक ऐसे एडवांस सिटी के रूप में डेवलप करेंगे जैसा उस समय साउथ कोरिया और मलेशिया के शहर हुआ करते थे। इनके इस सपने को बर्बाद करने में लोगों ने एड़ी चोटी एक कर दी। इसके बावजूद फॉर्च्यून 500 के लिस्ट में 250 कंपनीज का हेडक्वार्टर्स आज गुड़गांव में ही मौजूद है और ये शहर आज 800 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स का घर बन चुका है। लेकिन ये सब आखिर हुआ कैसे? किस तरह डीएलएफ ने एक वीरान इलाके को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप कर दिखाया? आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 19 नवंबर 1929 को, जब यूपी के बुलंदशहर में कुशाल पाल यानी कि केपी सिंह का जन्म हुआ। फादर चौधरी मुख्तार सिंह पेशे से लॉयर थे, माँ एक होम मेकर। इन्होंने अपनी प्राइमरी की पढ़ाई लोकल मदरसे से की और फिर 1939 में डीएवी में एडमिशन ले लिया। स्कूल खत्म होने के बाद जुलाई 1945 में इन्होंने मेरठ कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन अभी वहाँ कुछ हफ्ते ही बीते थे कि इनकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाता है। दरअसल उसी दौरान उनके एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड गोपाल सिंह ने इंग्लैंड में एयर सर्विस फैसिलिटीज के इंजीनियरिंग कोर्स के लिए बिना केपी सिंह को बताए ही उनके नाम से एप्लीकेशन डाल दी और लकीली वो इसमें सेलेक्ट भी हो गए। लेकिन केपी सिंह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और इंग्लैंड में स्टडी करना वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा उम्मीदें नहीं रखी। लेकिन जब इस सिलेक्शन के बारे में उनके पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने फंड जुटाने में अपना जी जान लगा दिया और आखिरकार केपी सिंह इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। अभी वहाँ कुछ महीने ही गुजरे थे कि मुलाकात उनके फर्स्ट लव जूली से हुई। दोस्तों, जूली एक रिच फैमिली विथ रेपुटेड बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट केपी सिंह पर भी देखने को मिला। जूली के जरिए उनकी मुलाकात इंग्लैंड के कई दिग्गजों से हुई और उसे काफी कुछ सीखने को मिला। केपी सिंह अब अपने लाइफ में बहुत ही खुश थे और जूली के साथ शादी करके वो इंग्लैंड में ही सेटल होने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान उनकी मुलाकात एक इंडियन आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर महेंद्र सिंह वाडालिया से हुई और यहीं से उनकी खुशहाल जिंदगी में कई तरह की मुश्किलें आनी शुरू हो गई। असल में महेंद्र सिंह ने मुलाकात के दौरान उन्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की सलाह दी थी, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि केपी सिंह इंग्लैंड में ही बसने का इरादा बना चुके थे, इसलिए वो इंडिया वापस जाने के बहाने बनाने लगे। उनका कहना था कि वो केवल IMA के एग्जाम के लिए इंडिया नहीं जा सकते, पर दोस्तों एक स्पेशल केस के अंडर उनके एग्जाम को इंग्लैंड में ही ऑर्गेनाइज कर दिया गया था। अब केपी सिंह बिना मन के एग्जाम में बैठ तो गए और इत्तेफाक से उन्होंने इसे क्लियर भी कर लिया। इसलिए केपी सिंह ने अब एक नया बहाना बनाया कि उनके पास टिकट के पैसे नहीं है, इसलिए उन्हें फ्री में टिकट भी प्रोवाइड किया गया। ऐसे में केपी सिंह को वापस इंडिया आना पड़ा और जूली से उनका साथ हमेशा के लिए छूट गया। इंडिया आने के बाद केपी सिंह अपने काम में बिजी हो गए और खुशहाल जीवन बिताने की कोशिश करने लगे। बट उसी दौरान उनकी मुलाकात इंदिरा सिंह से हुई, जो लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी रघविंदर सिंह की बेटी थी। कई मुलाकातों के बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और 6 मार्च 1954 को इन दोनों ने मिलकर शादी कर ली। इसके बाद आया साल 1959, जब चौधरी रघविंदर सिंह ने केपी सिंह को अपने फैमिली बिजनेस दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस यानी कि DLF को ज्वाइन करने का ऑफर दिया, क्योंकि उनका कोई अपना बेटा नहीं था। इस तरह आर्मी में 8 साल बिताने के बाद केपी सिंह अपने फादर इन लॉ का बिजनेस संभालने लगे। दोस्तों, 1950 के दौरान ही चौधरी रघविंदर सिंह ने दिल्ली में जमीन खरीदा और DLF ने वहाँ 21 अर्बन कॉलोनीज को स्टेब्लिश किया, जिसमें पंजाब बाग, ग्रेटर कैलाश और राजौरी गार्डन जैसे नाम शामिल है। इनका कारोबार काफी सही चल रहा था, लेकिन 1957 में दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी प्राइवेट डेवलपर दिल्ली में लैंड को एक्वायर नहीं कर सकता था। इस एक्ट के लागू होने के बाद मानो इनका बिजनेस खत्म सा हो गया, लेकिन सिचुएशन को समझते हुए केपी सिंह ने दिल्ली के आसपास के इलाकों को एक्वायर करना शुरू कर दिया, जिसमें गुड़गांव का नाम भी शामिल था। गुड़गांव दिल्ली से काफी क्लोज होने की वजह से कंपनीज या रेसिडेंस के लिए परफेक्ट लोकेशन था और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर एक शहर बनाना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो इसी सिलसिले में गुड़गांव के किसानों से बात कर रहे थे, तभी उनके पास एक जीप आकर रुकती है, जिसका इंजन ओवरहीट हो चुका था और उसके ओनर ने उससे पानी मांगा। ये कार ओनर कोई और नहीं, खुद राजीव गांधी जी थे, जो अपने महरौली के फार्म हाउस के लिए रवाना हुए थे। राजीव गांधी ने बातों ही बातों में केपी सिंह से पूछ लिया कि आप इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर केपी सिंह ने उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जो राजीव गांधी को काफी इम्प्रेसिव लगा। लगभग 1.5 घंटों की बातचीत के बाद राजीव गांधी ने उन्हें मीटिंग के लिए अपॉइंट कर लिया। एंड दोस्तों, इसी मीटिंग की वजह से अप्रैल 1981 में 39 एकड़ डेवलपमेंट के लिए उन्हें फर्स्ट लाइसेंस मिल चुका था। अब यहाँ तक तो सब कुछ सेट था, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज था किसानों को जमीन के लिए कन्वेंस करना। इसके लिए केपी सिंह 700 किसानों से बात की, उन्हें अच्छा अमाउंट ऑफर किया, साथ ही उनके बच्चों के लिए स्कूल एडमिशन से लेकर हॉस्पिटल में इलाज कराने का व्यवस्था भी की। उन्हें ये बताया कि इन बंजर जमीनों को बेचकर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर आप उपजाऊ जमीन भी खरीद सकते हैं। इस तरह के काफी सारे एफर्ट्स के बाद आखिरकार किसानों ने हामी भर दी। लेकिन
लेकिन केपी सिंह के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि किसानों को देने के लिए एक बार में इतने सारे पैसे लाएंगे कहां से। और यहाँ पर उनके फादर इन लॉ रघुविंदर सिंह ने दिमाग लगाया। उन्होंने किसानों से कहा कि हम जमीन के बदले आपको जो पैसे दे रहे हैं उसमें से 90% आप वापस से डीएलएफ को कर्ज दे दे। जैसे ही ये कंपनीज प्रॉफिट बनाने लगेगी वो उनके पैसे को रिटर्न कर देंगे। अब इस चीज के लिए किसानों को कन्वेंस करना वैसे तो काफी मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे करके आखिरकार उन्होंने उनको मना लिया। दूसरी तरफ केपी सिंह साउथ कोरिया और मलेशिया पर चले गए ताकि वहाँ के डेवलपमेंट को सीख कर गुड़गांव वेंचर को स्टेब्लिश कर सके। वहाँ से वापस आने के बाद 1981 में उन्होंने सिल्वर ओक्स नाम की हाई राइजिंग बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1982 में इन्होंने डीएलएफ सिटी को स्टार्ट किया। साथ ही ये हर महीने 1 से लेकर 6 तारीख के बीच धीरे धीरे करके इन किसानों के पैसे भी लौटाने लगे जिन्होंने डीएलएफ को कर्ज दे रखा था। दोस्तों फरवरी 1983 में अब इन्हें डीएलएफ के 556 एकड़ के एरिया को डेवलप करने का लाइसेंस मिल चुका था। उस समय ये कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी, लेकिन डीएलएफ की ये ग्रोथ एक व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई जिसका नाम था बंसीलाल, जो कभी केपी सिंह के एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इन दोनों के बीच इतने अच्छे संबंध थे कि दोनों के दोनों घंटों गॉसिप्स करने में बिता देते थे। एक दूसरे के साथ चाय पीना या गाड़ी से घर पर ड्रॉप करना अक्सर उनके बीच होता रहता था। दिसंबर 1975 के दौरान एक दिन केपी सिंह ने कुछ खास गेस्ट के लिए एक ग्रैंड पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जिसमें बंसीलाल को भी इनवाइट किया गया था। केपी सिंह को लगा कि पार्टी में शामिल होने के बाद बंसीलाल कहीं बोर न हो जाए, इसलिए उनके साथ के लिए उन्होंने अपने सर्कल से कुछ सीनियर आर्मी ऑफिसर को इनवाइट कर दिया। लेकिन केपी सिंह को जरा भी आइडिया नहीं था कि इस खुशी के मौके पर कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके चलते उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। असल में पार्टी के दौरान एक सीनियर ऑफिसर ने काफी ड्रिंक कर ली थी और ड्रिंक करके वो बंसीलाल से कहने लगे आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप कहे तो मैं आपके बारे में संजय गांधी से बात करूंगा। अब बंसीलाल उस वक्त एक डिफेंस मिनिस्टर थे जिनका ओहदा एक आर्मी ऑफिसर से काफी बड़ा था। ऐसे में एक आर्मी ऑफिसर के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर उन्हें बहुत ही इंसल्ट फील हुई और वो नाराज होकर पार्टी छोड़कर चले गए। बाद में जब केपी सिंह को इस बात की खबर हुई तो वो बंसीलाल से मिलने उनके घर गए, लेकिन बंसीलाल ने मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि केपी सिंह ने उन्हें जलील करने के लिए ही पार्टी में बुलाया था। इसके बाद भी केपी सिंह ने उन्हें कई सालों तक मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद 1986 में बंसीलाल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बन गए और उनके पास अब डीएलएफ को बर्बाद करने का पावर आ गई थी। इसी का फायदा उठाते हुए 5 नवंबर 1986 को उन्होंने कंपनीज के सारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए। साथ ही न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल्स को पब्लिश करके लोगों को वार्न किया गया कि वो डीएलएफ को किसी भी तरह की पेमेंट ना करे। इस खबर के छपते ही डीएलएफ के हजारों क्लाइंट्स परेशान हो गए और अपने रिफंड की मांग करने लगे। ये समय केपी सिंह के लिए बहुत ही मुश्किल भरा था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया और अपने स्टाफ को बुलाकर कहा कि जो भी लोग रिफंड चाहते हैं उन सबके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। दोस्तों और भी कई तरीकों से बंसीलाल ने डीएलएफ को बर्बाद करने की कोशिश की, जिसे तंग आकर केपी सिंह ने राजीव गांधी से मिलने की सोची। अब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद हर रोज अपने घर पर जनता दरबार लगाते थे एंड उसी दौरान उन्हें कतार में एक दिन केपी सिंह नजर आ गए। वजह पूछी तो उन्होंने उन सारे प्रॉब्लम्स को बताया जो बंसीलाल ने क्रिएट कर रखा था। इसके लिए राजीव गांधी ने बंसीलाल से मुलाकात भी की, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और आए दिन उनकी नफरत केपी सिंह के लिए बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन केपी सिंह को राजीव गांधी के ऑफिस से कॉल आई, वो तुरंत उनसे मिलने आए एंड जब वो ऑफिस पहुंचे तब उन्हें पता चला कि बंसीलाल उन्हें जेल पहुंचाने की कोशिश में है। अब केपी सिंह को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या एंड तब उनके चाचा ने उन्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उठाई और केपी सिंह को दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर ऊंचे गांव में छुपा दिया। अब यहाँ आने के बाद उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। आखिरकार काफी समय के बाद उन्हें एक उम्मीद की किरण तब नजर आई जब 19 जून 1987 को बंसीलाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया और उनकी जगह चौधरी देवीलाल ने सीएम की शपथ ली। लेकिन बंसीलाल की वजह से इस कंपनी की रेपुटेशन इतनी ज्यादा गिर चुकी थी कि किसी भी क्लाइंट्स को इन पर भरोसा भी नहीं होता था। साथ ही बैंक से लोन लेना भी अब इनके लिए काफी चैलेंजिंग हो गया था। इसलिए केपी सिंह ने नॉन बैंकिंग एजेंसी से हायर इंटरेस्ट रेट पर लोन लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इस कंपनी की सिचुएशन सुधरने लगी थी और नए सीएम की मदद से केपी सिंह ने अपने डीएलएफ के रद्द हुए लाइसेंस को 31 जनवरी 1989 के दिन रिस्टोर करा लिया। अब डीएलएफ के ऑपरेशन सही से रन होने लगे थे और मार्केट में फिर से उनकी रेपुटेशन बिल्ड होने लगी। लेकिन इस कंपनी के चैलेंजेस अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि 21 मई 1991 की सुबह राजीव गांधी की हत्या हो गई, जिसको सुनकर केपी सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल मई 1996 में बंसीलाल ने फिर से सीएम की कुर्सी संभाल ली और फिर से उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया। दोस्तों बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए मार्च 1998 में देवीलाल के सरकार ने NH8 के प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया था ताकि दिल्ली, फरीदाबाद और जयपुर से आने वाले ट्रैफिक को कम किया जा सके और इसी प्रोजेक्ट से गुड़गांव की भी कनेक्टिविटी बढ़ने वाली थी, जिससे डीएलएफ को भी काफी प्रॉफिट होता, क्योंकि इससे वहां की प्रॉपर्टी का प्राइस
और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला था। इस गुड न्यूज को सुनने के बाद केपी सिंह ने डेवलपमेंट की रफ्तार को और तेज कर दी, लेकिन बंसीलाल ने फिर से अपनी चाल चली और सभी रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट जाकर 1998 में इस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया। अपने टेन्योर में बंसीलाल ने ऐसी कई प्रॉब्लम्स क्रिएट की जिसे कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आखिरकार साल 1999 के असेंबली इलेक्शन में बंसीलाल की हार हो गई, जिसके बाद ओम प्रकाश चौटालिया हरियाणा के नए सीएम बने और प्रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लंबे समय प्रोटेस्ट के बाद अगस्त 2003 में इन्होंने NH8 के प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टार्ट कर दिया। इस तरह से गुड़गांव और दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई। साथ ही NH8 की वजह से कई कंपनीज ने गुड़गांव में अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली। इस तरह से एक बंजर जमीन वाली जगह बड़ी बड़ी कंपनीज की पसंदीदा लोकेशन बन गया और इस तरह गुड़गांव अमीरों का शहर बन गया। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।